अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मशरिक़ वस्ता कशीदगी, ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले, इसराइल और अमेरिका की भी बमबारी, खित्ते में हलाकतें और शदीद सिफारती बहरान। इसराइल ने आज सुबह ईरान पर किए नए हमले, तकरीबन 2000 अहदाफ निशाना। न्यूक्लियर से रोकने के लिए मैंने ईरान पर हमले का फैसला किया, ट्रंप का दावा। कहा, ईरान की अहम लीडरशिप को खत्म करने में रहे कामयाब। ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग झूठ पर मबनी, अमेरिकी सेनेटर्स का दावा। कहा, किसी भी मुल्क पर हमला आलमी क़वानीन की सरासर खिलाफ वर्जी। आयतुल्लाह अली खामनई की नमाज जनाजा आज की जाएगी तेहरान में अदा। 3 दिनों तक जाने वाली तकरीबात के बाद होगी तदफीन। अमेरिका और इसराइल ईरान पर फौरन हमले बंद करे, चीन का मुतालबा। ईरान, ओमान और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा से भी की अलहदा बातचीत। अमेरिकी हमलों में अब तक कम से कम 800 अफराद हलाक, ईरानी रेड क्रॉस सोसाइटी की रिपोर्ट। ईरान के 153 शहर निशाना, हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा। और ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हमला जंगी जुर्म, अक़वाम मुत्तहिदा ने किया तहक़ीक़ात का मुतालबा, तहक़ीक़ात के नताइज आम करने की दी हिदायत। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मशरिक़ वस्ता में ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी जंग बीती रात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई और खित्ते में बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयाँ देखने में आई। दोनों फरीक़ैन ने एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल, ड्रोन, फ़िज़ाई हमले किए, जिसके नतीजे में कई ममालिक में जानी नुकसान और शदीद कशीदगी पैदा हो गई है। ईरान और उससे वाबस्ता ग्रोहों ने खलीजी ममालिक की सिमत मिसाइल और ड्रोन हमलों की एक बड़ी मुहिम शुरू कर दी। यूएई ने कहा कि उसने ईरान की जानिब से दागे गए 1000 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन में से बेशतर को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया, ताहम बाज़ हमलों में जानी नुकसान भी हुआ। यूएई में 3 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी गई है, जबकि कुवैत में एक शख्स हलाक हो गया। बहरीन में भी एक शख्स के मारे जाने की इत्तला है। इन हमलों के बाद खलीजी ममालिक में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मुकम्मल तौर पर एक्टिव कर दिया गया है। इसराइल ने आज सुबह ईरान पर नए हमले किए, जबकि अमेरिकी फ़ौज ने कहा उसने ईरान में तकरीबन 2000 अहदाफ को निशाना बनाया। दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ने के पेश नज़र अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिकी बहरिया तेल के टैंकर्स को खलीज में अहम गुजरगाह हुर्मुज़ की तंग गुजरगाह से बाहिफाजत गुजारने के लिए तैयार है, जहां ईरान ने उसे बंद करने की धमकी दी है। इसराइली फ़ौज ने कहा कि उसने आधी रात के बाद ईरान में वसी पैमाने पर हमलों की लहर शुरू कर दी, जबकि इससे पहले ईरान ने इसराइल पर 3 अलग अलग मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में तल अवीव में खातून मामूली जख्मी हो गईं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार ने ईरान पर अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान धमाका-खेज़ दावा किया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में इसाक डार ने दावा किया कि उन्होंने तेहरान हमलों के बाद ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी में कमी की है। पाकिस्तानी FM ने यह भी कहा कि कोशिशों से जारी लड़ाई का सऊदी अरब पर कम से कम असर पड़ रहा है। पार्लियामेंट में इसाक डार ने यह भी कहा, उन्होंने बातचीत के दौरान ईरान को पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा भी याद दिलाया है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों, फिर ईरान की जानिब से ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई के दौरान अमेरिकी सीनेट के अराकीन ने अपनी मुख्तलिफ आरा का इजहार किया। सेनेटर्स ने जंग को हर हाल में नुकसानदा करार दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप पर सेनेटर्स ने तनकीद की और जंग रोकने पर फौरी जोर दिया। Day or two from us is going to be overwhelming, and when you add to the mix the Arab capability, then it's going to be overwhelming. The demise of this regime is at hand, and the goal is to make sure they can never be a threat like they were before. So I'm here to tell you the good news for me is I think the regional partners, the Arab partners, are going to be more involved, not less. They're not going to break. They're going to get in the fight in a more direct way. And Iran made a major miscalculation by attacking Kuwait and Qatar and Saudi Arabia. The countries now are more intent than ever to end the threat forever. So what I see in the coming days is more capability directed at the regime that's non-American. More planes flying that are non-Americans. More missile capability brought to the fight by our allies. So the ability to inflict harm on the regime
is going to increase, not just because we're more committed to ending this, because we're going to have more partners to do that. Now, I mean, the point is there was no imminent threat. There clearly was no imminent threat. This was the president on one hand that said to the American people, I completely eviscerated their nuclear capabilities. And now he's saying that they did not. So that was the problem. We had a classified briefing that left me utterly astonished at the lack of information they provided to justify the hundreds of billions of dollars of cost and the American lives that are being lost. This is the typical Donald Trump, is they jump around until they think they found an explanation that could satisfy the most people. They have changed their justification for this time and time again, and we got nothing that even approached a justifiable reason for the president to commit an act of war by attacking another nation. So why can't we all just say the world is safer and it's more just now because of that, what this happens? You don't have to agree on everything, but it's like, yes, I'm the only Democrat because I'm not afraid of my base to just say, you know what, this was overall a good thing. You don't have to agree on everything. So I'm going to be honest. So like, why can't you just acknowledge that one of the most evil people on the face of the earth was erased? That's a good thing. Who are the three candidates who the president had in mind as possible leaders of Iran? Did they know that they were candidates for this? Had he communicated with them? And how did they wind up getting killed in the offensive? I'm not going to get to specifics of that because some of that was classified, but I know there was some communications with hopeful possible individuals that we could have a relationship with, and I wouldn't say that, you know, not all of them are still kicking. I would say that maybe there might be some, but some of that's classified. How did that happen? Sometimes you're at the wrong place at the wrong time. But you're not conceding this is war. We have declared war. So if we haven't declared war, then I don't see that. The president hasn't asked us to declare war yet, but they have declared war on us. We're just simply fighting the threat that's अमेरिकी सदर ट्रंप और उनकी टीम ने ईरान पर हमले के फैसले की वजूहात को वाज़ेह और मौसर अंदाज में पेश करने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा, न्यूक्लियर से रोकने के लिए मैंने ईरान पर हमले का फैसला किया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की अहम लीडरशिप को ख़त्म करने में कामयाब रहे। याद है कि सिर्फ 2 हफ्ते पहले इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वाशिंगटन में अमेरिकी सदर से दोबारा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा किया था। ये गुज़िश्ता साल इक़्तिदार में वापसी के बाद उनकी 7वीं मुलाकात थी। ट्रंप ने 2 टूक बयान में कहा कि ईरान पर हमले का फैसला मुकम्मल तौर पर मेरी मर्जी और शराइत के मुताबिक हुआ। And it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. And we have great negotiators, great people that do this very successfully and have done it all their lives very successful. And based on the way the negotiation was going, I think they were going to attack first. And I didn't want that to happen. So if anything, I might have forced Israel's hand. But Israel was ready and we were ready, and we've had a very, very powerful impact because virtually everything they have has been knocked out now. Their missile count is going way down. Amazingly, they're hitting countries that were, you know, let's call them neutral, right? They lived together for a long time. I think they were surprised. I was surprised. I think and now those countries are all fighting against them and fighting strongly against them. Someday they'll write a story and they'll say why they did that, but they hit countries that had nothing to do with what's going on. They were sort of leaving everything alone. All of a sudden they had missiles shot in, which shows you the level of evil that we're dealing with. They'll hit people that were actually at least somewhat friendly, and they had no problems with it. Also hitting only civilian places, hotels and apartment buildings, and we're hitting them where it is much more appropriate. We're hitting them very hard, and the big scale hitting goes now. They no longer have air protection. They no longer have any detection facilities at all left, and so they're gonna be in for a lot of hurt. These are bad people. These are people that killed. I guess it's 35,000. It's coming out 35,000 over the last 3 weeks. Protesters, 35,000 violently killed. So these are bad people, and the leader of the pack is gone. And as you know, 49.
اسرائیلی حملے میں ہلاک ہو جانے والے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ آج تہران میں ادا کی جائے گی۔ خامنائی گزشتہ ہفتے کی صبح امریکی اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ان کا جنازہ رات 1:30 بجے اٹھایا جائے گا اور 3 دن تک جاری رہنے والی تحقیقات کے بعد ان کی تدفین کر دی جائے گی۔ امریکی اخبار نیویارک ٹائم نے ایرانی حکام کے حوالے سے رپورٹ کی ہے کہ خامنائی کے صاحبزادے مجتبی خامنائی ایران کے نئے رہبر اعلیٰ کے طور پر سب سے بڑے امیدوار بن کر ابھرے ہیں۔ نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب کا فیصلہ جلد ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ نے اپنے اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فونک بات چیت کی اور ایران کے خلاف جنگ کو فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا، چین ایران پر کیے جانے والے امریکی اسرائیلی فوجی حملوں کی شدید مخالفت کرتا ہے۔ یہ گفتگو چینی وزیر خارجہ کی ایران، عمان اور فرانس کے وزرائے خارجہ سے علیحدہ گفتگو کے بعد ہوئی، جن میں چینی وزیر خارجہ نے خلیجی ممالک پر زور دیا کہ وہ بیرونی مداخلت کی مخالفت کے لیے متحد ہو جائیں۔ انہوں نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے بھی ایران سے متعلق بحران پر بات چیت کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکی حکومت کی جانب سے انخلا کی کارروائیاں جاری ہیں۔ جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک 9000 امریکی مشرقی وسطیٰ سے نکل گئے ہیں۔ مارکو روبیو نے کہا، فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے کچھ مشکلات ہو رہی ہیں، تاہم مشرقی وسطیٰ میں امریکیوں کو سفارت خانوں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ روبیو نے مقاصد کے حصول تک کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ All personnel are accounted for. As you're aware, we began drawing down personnel from our diplomatic facilities in advance of this. In the cases, for example, of Beirut, we basically drew down to bare bones, as well as in Baghdad and in Erbil and in a couple other posts as well. So we've been very fortunate, obviously, but our embassies and our diplomatic facilities are under direct attack from a terroristic regime. With an update, I will obviously refer you to the Department of War. Suffice it to say that our objectives remain as they've been identified from the beginning and by the President laid out clearly yesterday. Iran can never have a nuclear weapon, and we will now not allow Iran to hide behind the immunity of a massive short-term ballistic missile inventory or the ability to make them or launch them. And so CENTCOM, in a joint operations, is carrying out a systematic destruction of their missile belt, destruction of their launchers, and destruction of their ability to make these, as well as the destruction of their Navy. From what I've been told by the Department of War, everything is on or ahead of schedule and proceeding on these objectives. We have every confidence in the world that these objectives will be achieved. The last point I would make is, and I said this yesterday and I repeat, you're about to see, we're going to unleash Chang on these people in the next few hours and days. You're going to really begin to perceive a change in the scope and in the intensity of these attacks, as frankly the two most powerful air forces in the world take apart this terroristic regime and defang it and take away its ability to threaten its neighbors or hide behind a zone of immunity that allows them to develop their nuclear ambitions. This terroristic, radical, cleric-led regime cannot be ever allowed to have nuclear weapons. We saw what they were willing to do to their own people. They were willing to slaughter their own people in the streets. Imagine what they would do to us. Imagine what they would do to others. Under President Trump, that will never, ever happen. All right? Yesterday you talked about Israel. Mr. Secretary. Please, guys, I can't hear them all. Yes. مشرقی وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے درمیان ہندوستان میں ایران کے سپریم لیڈر کے خصوصی نمائندے ڈاکٹر عبدالمجید حکیم الہی نے بڑا بیان دیا۔ انہوں نے امریکہ کے بارے میں دھماکہ خیز دعوے بھی کیے اور کہا وہ پوری دنیا میں جنگوں کو ہوا دے رہا ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ تہران تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن اس صورت میں جبکہ ایران کے قومی وقار اور اسٹریٹجک مفادات کو محفوظ رکھا جائے۔ After Iran will come to another countries. It has been known that according to investigations, in the near future, they will be shift of power to some other countries. And in the near future, the most powerful countries in the world will be India, China, Russia, and America as well. So America doesn't want to have any partner, doesn't want to be India, the powerful country, doesn't want China to be powerful country. Because of that, they create a lot of wars to stop this
ongoing in the future. And we are ready, we are ready to stop the war. We are ready for negotiating, but the negotiating should be with the dignity, not dictating something against Iran. We are defending ourselves. We are looking for our right and nothing else. So this is a big statement you're making. You're saying that you're ready for negotiations? Because Iran, I think, has not officially said this. No, in this circumstance, no one is ready for negotiation. Attacking us and we negotiate it? No. But if they stop the war and they have to give us the guarantee they are not going to attack us again, and also to remove the sanction against Iran, why we are not ready for negotiation? We are looking for the peace. ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने बताया है कि अमेरिकी इसराइली फ़िज़ाई हमले शुरू होने के बाद से लेकर अब तक ईरान में कम से कम 800 अफराद हलाक हो गए हैं। इस इमदादी तंजीम ने टेलीग्राम पोस्ट में बताया है कि फ़िज़ाई हमलों में ईरान भर के 153 शहरों को निशाना बनाया गया। तंजीम ने कहा हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है क्योंकि कई मुतासिर मकामात पर तलाश और बचाव कार्रवाइयाँ जारी हैं। यूरोपीय मुल्क स्पेन ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने मुल्की अड्डे इस्तेमाल करने से रोक दिया है। जनूबी स्पेन के रोटा और मोरन फौजी अड्डों से अमेरिकी तैयारे रवाना हो गए हैं। इनमें से कम 7 तैयारे जर्मनी में रामस्टाइन एयरबेस पर उतरे। ये टैंकर तैयारे थे जो ईरान पर हमला करने वाले अमेरिकी स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों को फिजा में ईंधन फराहम करते हैं। स्पेन के इस अमल पर ट्रंप ने अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हुकूक़ ने ईरान में लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर हमले की इत्तलात के बाद तहक़ीक़ात का मुतालबा किया और कहा यह वाक़या जंगी जराइम के ज़मरे में आता है। इस हमले में तकरीबन 200 बच्चियाँ हलाक हो गई थी जिनमें बहुत बड़ी अक्सरियत कम उम्र तालिबात की थी। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ फॉल्कर ने जेनीवा से जारी करदा अपने बयान में कहा इस हमले को करने वाली अफवाज की जिम्मेदारी है कि वो तहक़ीक़ात करे। हम इनसे मुतालबा करते हैं कि तहक़ीक़ात के नताइज मंज़र आम पर लाया जाए और मुतासिरीन को इंसाफ और अजाला दोनों फराहम किए जाएँ। सऊदी अरब ने खबरदार किया है कि वो दारुलहुकूमत और मशरिकी सूबों को निशाना बनाने के सरी और बुज़दिलाना हमलों के सिलसिले के बाद ईरानी जाहियत का जवाब देने का मुकम्मल हक़ रखता है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये इंतबा काबीना के इजलास में सामने आया है जिसकी सदारत वली अहद वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। इजलास के दौरान काबीना ने इलाक़ाई ख़तरात के खिलाफ मुत्तहिदा महाज का इशारा देते हुए इन ब्रदर मुल्कों के साथ सऊदी अरब की मुकम्मल एकजहती का इआदा किया जिनके इलाक़ों को जारियत का निशाना बनाया गया है। काबीना ने खित्ते की सूरत हाल, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सलामती और इस्तेहकाम पर इसके असरात का भी जायज़ा लिया। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। मशरिक़ वस्ता कशीदगी, ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले, इसराइल और अमेरिका की भी बमबारी, खित्ते में हलाकतें और शदीद सिफारती बहरान। इसराइल ने आज सुबह ईरान पर किए नए हमले, तकरीबन 2000 अहदाफ निशाना। न्यूक्लियर से रोकने के लिए मैंने ईरान पर हमले का फैसला किया, ट्रंप का दावा। कहा ईरान की अहम लीडरशिप को खत्म करने में रहे कामयाब। ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग झूठ पर मबनी, अमेरिकी सेनेटर्स का दावा। कहा किसी भी मुल्क पर हमला आलमी क़वानीन की सरासर खिलाफ वर्जी। आयतुल्लाह अली खामनई की नमाज जनाजा आज की जाएगी तेहरान में अदा। 3 दिनों तक जाने वाली तकरीबात के बाद होगी तदफीन। अमेरिका और इसराइल ईरान पर फौरन हमले बंद करे, चीन का मुतालबा। ईरान, ओमान और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा से भी की अलहदा बातचीत। अमेरिकी हमलों में अब तक कम से कम 800 अफराद हलाक, ईरानी रेड क्रॉस सोसाइटी की रिपोर्ट। ईरान के 153 शहर निशाना, हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा। और ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हमला जंगी जुर्म, अक़वाम मुत्तहिदा ने किया तहक़ीक़ात का मुतालबा, तहक़ीक़ात के नताइज आम करने की दी हिदायत। इसके साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुँचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।